जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान डाटा में। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग कोशिका के बारे में 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और आज देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बाद हम लोग आपका गुणसूत्र यानी कि आपका क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे किस पे कितना गुणसूत्र होता है, किस प्रकार से संतान जो लिंग परिवर्तन होता है कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन समझने से पहले आप लोग एक माइंड में डाटा लाइएगा। क्या लाइएगा कि जब आप लोग कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे पूरी बनाते हैं या जब होटल में जाते हैं तो देखते हैं कि होटल वाला के जो कचौड़ी होता है एकदम फूलल फूलल बन जाता है, और हम लोग बनाते हैं तो कोई फूल जाता है, कोई पचकले रह जाता है, कोई फूलवे नहीं करता है कि ना, कोई कच्चे रह जाता है। तो कैसे होता है? तो आप लोग सुने होंगे उसमें ईस्ट डाल देता है, यानी खमीर डाल देता है। तो जो ईस्ट होता है वो क्या करता है? तो वो भी क्या करता है? तो विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या करता है, मान लीजिए कोई एक थोड़ा कहता है थोड़ा सा डालने के लिए, और डालने के बाद जैसे आटा में डाल करके सान दिया। सानने के बाद क्या करता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा छोड़ देने के लिए, ठीक है। क्या कहता है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा छोड़ देने के लिए बोलता है। किसको? तो ईस्ट को बोलता है। तो क्या किए हम लोग, आटा गूने और आटा में क्या किए, थोड़ा सा ईस्ट यानी खमीर डाल दिए। जैसे हम लोग आटा में क्या डाले, खमीर डाले, ईस्ट डाले, वो क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन 1 से कितना कर लेगा, 2 कर लेगा। 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से क्या कर लेगा, 4 कर लेगा। इस प्रकार से 2 से 4 हो गया। 4 से 8, 8 से 16, 32, इस प्रकार से वो विभाजन करते जाएगा। और जो ईस्ट में होता है, ईस्ट लगभग यह 90 मिनट में एकदा क्या करता है, पूरा 90 मिनट में एकदा विभाजन करता है। तो हम कितना सारा ईस्ट डाल देते हैं, एक मुट्ठी में देखिएगा तो एक चुटकी में बहुत सारा ईस्ट होता है। तो जब हम ईस्ट डाल देते हैं तो वो अपना विभाजन करने लगता है। हम एगो देखें तो एक के दाम में 2 विभाजन कर लिया। हम अधिक मात्रा में डाल देंगे तो कितना विभाजन होकर के हो जाएगा, और ज़्यादा डाल देंगे तो खराब लगने लगेगा। तो यह इसका जो विभाजन का जो क्षमता होता है, जो समय होता है, वो कितना होता है, 90 मिनट होता है। कितना होता है, 90 मिनट होता है। उसी प्रकार से मानव शरीर में कोशिका विभाजन होता है। मानव शरीर में जो कोशिका विभाजन होता है वो उसका टाइम कितना है, तो 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा। 24 घंटा में एक दांत जो कोशिका होता है उसका विभाजन होता है, ठीक है। यह आपका बेसिक था समझने के लिए कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। हम लोग अपना आम जीवन में इसको उपयोग कर रखे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे को पढ़ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज बिरचाओ ने 1855 में किए थे, ठीक है। कोशिका विभाजन का खोज देखिए, कोशिका विभाजन किस प्रकार से विभाजन हो रहा है, कब पता लगाया था, बिरचाओ ने 1855 में लगाए थे, ठीक है। कोशिका जो विभाजन होता है वो 3 चरणों में होता है। कोशिका विभाजन कितने चरणों में होता है, 3 चरण में। एक असूत्री कोशिका विभाजन, एक समसूत्री कोशिका विभाजन, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसको समझेंगे किस प्रकार से होता है। जैसे देखिए, जो असूत्री कोशिका विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, ठीक है। किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। जैसे कि जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, अमीबा होगा, यूग्लिना होगा। ये सब जो आपका जीव है इसमें क्या होता है, तो ये सब जो जीव है वो कैसी जीव है, तो प्रोकैरियोटिक जीव है। यह सब प्रोकैरियोटिक जीव में कैसा कोशिका विभाजन होता है, तो असूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। ये सब जो जीव है, जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब कैसा जीव है, तो प्रोकैरियोटिक जीव है। और प्रोकैरियोटिक जीव में कैसी कोशिका विभाजन होता है, तो असूत्री कोशिका विभाजन। तो पूछ सकता है जो आपका यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, इसमें कैसा कोशिका विभाजन होता है, क्या कहिएगा, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। लेकिन डायरेक्ट पूछेगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन है, उसमें कैसा कोशिका विभाजन होता है, तो आपका असूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्लियर? एगो क्लियर हुआ, यानी असूत्री कोशिका विभाजन, इसमें सरल कोशिका विभाजन होता है, यानी आसानी से इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए असूत्री कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं, सरल कोशिका विभाजन बोलते हैं। और यह प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, और प्रोकैरियोटिक जीव में कैसे कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज बाल्थर फ्लेमिंग ने किया था।
कौन किया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने और समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किया था। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज वाल्थर फ्लेमिंग किया था। यह किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है? कायिक कोशिका में नहीं, बॉडी सेल में होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज कौन किया था? फ्लेमिंग ने, यानी वाल्थर फ्लेमिंग ने। यह किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। जैसे देखिए, जैसे कि हम लोग को चोट लगता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ देखिएगा गड्ढा हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ बढ़ जाता है। तो कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से बनते बनते वहाँ का जो घाव है मिट जाता है। देखते हैं ना, पहले घाव होगा, फिर घाव छूटेगा, फिर वहाँ उज्जर होगा, फिर धीरे धीरे वो अपना रंग में आ जाएगा। ठीक है, तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है यह किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। जैसे कि चोट लगा, घाव हुआ, तो इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री होता है, बॉडी सेल में होता है। ठीक है, खोज कौन किया था? वाल्थर फ्लेमिंग। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। देखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ना, वो मातृ कोशिका होता है, यानी मदर सेल होता है। ठीक है, मदर सेल जो होता है वो कैसा सेल है, कैसा कोशिका विभाजन है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन है। कैसे? नीचे समझते हैं। देखिए, हम लोग जब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो जानते हैं आप लोग कि मानव शरीर में कितना क्रोमोसोम होता है? तो 46 को होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा होता है। तो 23 जोड़ा यानी कि 46 को गुणसूत्र होता है, यानी 23 जोड़ा होता है मानव में। तो जो आप लोग समसूत्री कोशिका विभाजन पढ़िएगा उसमें देखिए, जो 22 जोड़ा होगा 46 गो में, जैसे देखिए आप लोग किधर लिखे, 46 को इधर लिखते हैं। 46 गो में 22 को किसका होगा? 22 को, और इधर से लिख दीजिए 22 को। दोनों कितना हुआ? 22 22 44 को। तो जो 22 को माता के और 22 को जो पिता का होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा, यानी समान होगा। जैसे कि मान लीजिए हम सबका पापा है, मम्मी है, जैसे कि जो पापा के हाथ है हमरो हाथ है कि ना, मुंह है, सब है, यानी कि जो कोशिका का विभाजन हुआ, कोशिका में जैसे पापा के हाथ है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सब है, यानी कोशिका का विभाजन हुआ। जो आपका शरीर है, शरीर के ढांचा हुआ, वो कैसा विभाजन हुआ? तो समसूत्री, यानी समान रूप से हम लोग दिखेंगे। कभी कभी देखिएगा तो आदमी ना बोलता है कि पापा पड़ गया है तो मम्मी पड़ गया है, नाक मम्मी लेखा है तो कान पापा लेखा है, इस प्रकार से बोलता है ना। तो वो कैसा विभाजन हुआ? तो समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। ठीक है, और जो आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से लड़का होगा कि लड़की होगा इसका पता चलता है, मेल फीमेल का पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग क्या देखें, तो समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या पता चला? तो जो कोशिका का विभाजन होता है वो क्या होता है? समान रूप से होता है। ठीक है, चलिए ऊपर देख लेते हैं पहले। जैसे कोई आपका ये कोशिका है, क्या है? कोशिका है। कोशिका जो पूरा एक कोशिका है, उस कोशिका को क्या बोलेंगे? मातृ कोशिका बोलेंगे, मदर सेल बोलेंगे। जब मातृ कोशिका 2 भाग में बटेगा, तो 2 भाग में बटेगा तो इसमें का जो केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, वो भी बटेगा। तो देखिए, एक कोशिका ये बना और इसमें भी केंद्रक, ये कोशिका बना, इसमें भी केंद्रक। समय कितना लगता है? तो 24 घंटा लगता है ना, अभी तुरंत बताएं। 24 घंटा लगता है। तो एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका यानी कि 2 डॉटर सेल बनता है। क्लियर हुआ? 2 कितना बनता है? 2 डॉटर सेल बनता है, ये याद रखिएगा। तो जो समान कोशिका विभाजन होता है, जैसे कि आपका 22 जोड़ा माता और पिता दोनों में होगा, और जो एक एक जोड़ा बच जाएगा, जैसे एक जोड़ी जो बच जाएगा उसमें माता का पता चलेगा, पिता का पता चलेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, है कि ना। चलिए तो देखिए कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। जैसे मातृ कोशिका विभाजन में कितने चरण में होता है? ये 4 चरण में होता है। मातृ कोशिका विभाजन कितने चरण में होता है? 4 चरण में होता है। जैसे देखिए 22 गो, ये एक 22 गो, फिर 22 गो, ये 22 गो। यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ आइएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब याद रखिए, जो मातृ कोशिका होता है कितने चरण में होता है? 4 चरण में होता है। इतना समझ में आया। जो अब मातृ कोशिका है उसी से किसका निर्माण होता है? तो पुत्री कोशिका यानी 2 कोशिका का निर्माण होता है। इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, टेंशन ले लीजिए। चलिए, अर्ध कोशिका विभाजन, यानी जो अर्ध कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के, एगो असूत्री कोशिका, एगो समसूत्री कोशिका, एगो अर्धसूत्री कोशिका। तो अर्धसूत्री कोशिका यह जनन कोशिका कहलाता है, जनन कोशिका कहलाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कैसा विभाजन है? तो जनन कोशिका विभाजन है। ठीक है, यह सबसे जटिल होता है, यह जो होता है सबसे जटिल होता है। यही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण ही लड़का होगा, लड़की होगा, कभी क्या हो जाता है? ट्रांसजेंडर हो जाता है, इसी कारण होता है, यानी यह सबसे जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और मातृ कोशिका में 4
प्रकार का होता है यह विभाजन, आप लोग देख लिए हैं, यहाँ आगे चल के इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग नीचे देखे थे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। मानव में कितना होता है, तो 46 को होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। कितना होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। मानव में 46 को नहीं 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें से जो 22 जोड़ा बनता है, माता के पिता के जो 22 जोड़ा बनता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और जो एक जोड़ा बच जाता है, जो दोनों के एक ही जो जोड़ा बच जाता है, जैसे देखिए 22 को इधर हुआ, 22 को इधर हुआ ना, यानी कि 44 को में जो 22 को यानी कि 22 जोड़ा हुआ, ये पिता के हुआ, और एक जोड़ा बचा XY। यही ना XY के प्रयोग करके हम लोग इस लड़की लड़का का पता लगाएंगे। तो ये देखिए 44 को यानी 22 जोड़ा पिता के भी सेम है, और 46 को में 44 को यानी 22 जोड़ा माता के भी सेम है। तो जो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो सेम यानी समान, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसमें गुणसूत्र की संख्या दोनों में क्या हो, समान हो, है ना, समान दोनों में, तो वो क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन। आज जिसमें जो क्या करे, जनन यानी कि संतान को निर्भर करे कि किसके आधार पर क्या होगा, वो कितना हो गया, तो एक जोड़ी इसमें हो गया, एक जोड़ी इसमें हो गया, जिसमें देखिएगा XY हो गया, इसमें भी XX हो गया। तो इसी के आधार पर ना, यानी कि एक एक जोड़ी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो जो आपका 22 को होगा माता के और 22 को होगा पिता के, यह क्या कहलाता है, तो ऑटोसोम कहलाता है। और यह विभाजन कैसा विभाजन होगा, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। क्लियर हुआ, यह जो विभाजन होगा समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। लेकिन जो जनन के बाद क्या था, देखिए जनन कोशिका, तो जनन कोशिका में क्या क्या आया, माता का माता का XX हो गया और पिता का XY हो गया। तो माता के XX और पिता के XY, यह जेंडर में अंतर इसी के कारण होता है। यानी कि एक जोड़ी जो ऑलोसोम कहलाता है, जो एक जोड़ी बच गया हम लोग का, एक जोड़ी यानी एगो माता का और एगो पिता का, यही एक जोड़ी में जिसे ऑलोसोम कहा जाता है, इसी से जेंडर का अंतर यानी जेंडर निर्धारण किया जाता है कि लड़का होगा, लड़की होगी या क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, यह कैसी कोशिका विभाजन है, देखिए जनन कोशिका में कैसा किस कोशिका विभाजन होता है, तो अर्ध कोशिका विभाजन यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है किसमें, तो जनन कोशिका में। तो इसी के आधार पर ना जनन होता है, इसी के आधार पर यानी कि ऑलोसोम के आधार पर। तो चलिए देखिए, जो 22 बना माता पिता में दोनों में, जो 22 बना उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और जो एक एक जोड़ी बच गया उसे क्या कहते हैं, ऑलोसोम कहते हैं। यह जेंडर निर्धारण करता है, माता में XX होता है और पिता में XY होता है। यही क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इतना में क्लियर, ठीक है। ये बचा हुआ था, यहाँ अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद कब लड़का होगा इसके बारे में पता चलेगा। चलिए देखिए, मेल यानी पिता और पिता या नर कह सकते हैं, माता या मादा कह सकते हैं। देखिए सब इंसान में 46 को 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, ठीक है। माता में भी 46 को 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, इतना क्लियर। जब हम इसमें से 44 को ले लेंगे, यानी कि 44 को इसका भी सेम होगा, पिता के भी सेम होगा, और जो 44 को होगा वो माता के भी सेम होगा। क्योंकि हम लोग के पास हाथ है, तो लड़की के पास ऐसा तो नहीं कि हाथ नहीं है, उसके भी पास हाथ है, बोलने के लिए मुंह हम लोग के पास है, उसके पास भी मुंह है बोलने के लिए। तो जो 44 को में 22 जोड़ा होगा वो सबके समान होगा, ठीक है। माता में भी जो 44 को होगा यानी 22 जोड़ा होगा वो सबका क्या होगा, समान होगा। लेकिन जो निर्धारण करेगा, क्या निर्धारण करेगा, जेंडर का निर्धारण करेगा, वो कौन करेगा, तो आपका एक जोड़ी पिता वाला और एक जोड़ी जो माता वाला बचा है वो निर्धारण करेगा। तो देखिए 46 को में 44 को तो छाट लिए, क्या को बचा, 2 को, यानी कि एक जोड़ी में क्या आता है, XY आता है। 46 को में तो 44 को छाड़ दिए, 44 को छाड़ दिए नहीं, 22 जोड़ी छाड़ दिए, यानी 2 जोड़ी बचा, यानी कि एक जोड़ी यानी कि माता में XX हुआ, ठीक है। इसमें से हम 22 को यानी 22 जोड़ी वाला उठा लिए, ठीक है, 22 जोड़ी वाला, एक जोड़ी वाला इसमें से उठा लिए, फिर 22 को इसमें से उठा लिए और एक जोड़ी वाला इसमें से उठा लिए। इस सब को मिला दीजिएगा ना तो 46 को पूरता है। देखिए 22 22 44 22 22 44 45 1 46। देखिए संतान उत्पन्न हुआ कि ना हुआ, तो जो संतान बनेगा उसके पास भी 46 को क्रोमोसोम हो गया, 46 को गुणसूत्र हो गया। देखिए हुआ कि नहीं हुआ।
तो जो आपका सेम वाला समान वाला क्रोमोसोम था वो कैसा विभाजन हो गया, तो समसूत्री कोशिका विभाजन। और जो अलग अलग हो गया यानी XY हो गया, XX हो गया, ये जो होगा वो क्या होगा, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से ही जेंडर में अंतर का पता चलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, यह कोशिका विभाजन कितने भाग में होता है, तो 4 भाग में होता है। ठीक है, देखिए हम लोग संतान भी हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो हाथ पैर नाक कान मुंह ये सब है, सबका सेम रहेगा, लड़की लड़का माता पिता सबका सेम रहेगा, तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन में हो गया। ये तो आप सबका समान होता है दोनों। ठीक है, हम लोग से क्या निकालना है, तो 2 गो यानी कि 1 जोड़ी वाला, इसका भी 2 गो यानी कि 1 जोड़ी वाला। हम लिख देते हैं यहाँ का पिता का लिख देते हैं क्या, तो XY, और माता का XX लिख देते हैं। देखिए जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, इसमें से अगर हम X ले लेते हैं और इसमें से X ले लेते हैं, इसमें भी से X ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, XX बनेगा, XX बनेगा। तो क्या होगा, पुत्री हो जाएगा। फिर इसमें से हम क्या लेते हैं, Y ले लेते हैं और इसमें से X ले लेते हैं। इसमें से क्या लिए, Y लिए और इसमें से X लिए, क्या बनेगा, XY बनेगा, XY बनेगा यानी कि पुत्र हो जाएगा। फिर इसका दोनों को प्रयोग कर लिए, ठीक से लिख देते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। पहले इस X से इसको भी ले लेते हैं और फिर यही X से इसको भी ले लेते हैं। तो देखिए XX बना, फिर XX, इसमें भी XX बना, और फिर Y से दोनों का ले लेते हैं। ठीक है, यानी ये Y से इसका ले लेते हैं और फिर ये Y से इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो ये Y और XY क्लियर, फिर Y और ये X से XY बना, यानी कि जो XX होगा माता वाला नहीं पुत्री होगा, इसका भी क्या होगा, XX वाला पुत्री होगा, और जो XY वाला होगा ये पुत्र होगा, इसका भी पुत्र होगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से हम लोग क्या निकाले, तो जेंडर का पता लगाएं कि किससे, तो जो जेंडर का पता लगा है वो 1 जोड़ी क्रोमोसोम से, यानी कि 2 गो यानी 1 जोड़ी क्रोमोसोम से, और माता के भी 1 जोड़ी क्रोमोसोम से क्या पता लगा, तो जेंडर का पता लगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आपका यहाँ है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए से, और डीएनए जीन से बना होता है। देखिए जो क्रोमोसोम होता है किससे बना होता है, डीएनए से, और डीएनए जो होता है वो किससे बना होता है, जीन से बना होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे आनुवांशिकी गुणों के वाहक डीएनए को बोला जाता है, आनुवांशिकी गुणों के वाहक डीएनए। लेकिन आनुवांशिकी गुणों की इकाई क्या हो गया, तो जीन हो गया। जैसे कि आप लोग पढ़े थे, सेल के बाद उत्तक के बाद अंग के बाद अंग तंत्र, उसके बाद पूरा बॉडी यानी पूरा शरीर का निर्माण हुआ। तो क्या पढ़े थे कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, कोशिका बोला जाता है। यानी कि इकाई को, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ, कोशिका से शुरू हुआ तो क्या बना, बॉडी बना। तो यहाँ आप जीन से शुरू कीजिएगा तो क्या बनेगा, पूरा क्रोमोसोम बनेगा। जैसे देखिए क्रोमोसोम डीएनए से और डीएनए जीन से बना होता है, तो जीन इकाई हो गया। तो आनुवांशिकी गुणों की इकाई जीन और आनुवांशिकी गुणों के वाहक डीएनए को हो गया। ठीक है, डीएनए की खोज कौन से वर्ग ने किए थे, और डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसे होता है अभी पता चलेगा। देखिए ये आपका डीएनए है, डीएनए में देखिएगा एक तरफ से इधर से आल है और एक तरफ इधर से आल है, तो 2 को लकीर खींच ले। देखिए इस तरह से डबल लकीर है, तो डबल हेलिक्स मॉडल बोलेंगे। तो डबल हेलिक्स मॉडल किस में होता है, डीएनए में। ये डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है, और यह वाटसन एवं क्रिक ने बताए थे। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, किसने बताया, वाटसन एवं क्रिक ने। और जो आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। तो यहाँ देखिएगा डीएनए से ही क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, उसमें से हम ये वाला मिटा दिए, ठीक है, यानी एगो मिटा दिए तो क्या बन गया, आरएनए बन गया। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या होता है,
ट्रांसक्रिप्शन बुलाया जाता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बुलाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए के बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्रतिलेखन और अनुलेखन, प्रतिलेखन ऊपर वाला, अनुलेखन नीचे वाला। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, पूछेगा कि डीएनए में कितना नाइट्रोजनी क्षार होता है। जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो डीएनए में 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। देखिए नाइट्रोजनी क्षार क्या है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या है? आपका नाइट्रोजनी क्षार है। तो कितना है? 4 गो है। और आरएनए में भी क्या है? तो नाइट्रोजनी क्षार कितना है? तो 4 है। इसको याद रखिएगा। डीएनए में भी नाइट्रोजनी क्षार है, 4 है। और आरएनए में भी नाइट्रोजनी जो क्षार है वो 4 है। क्लियर। यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार है किस में अंतर होता है, कौन अंतर होता है? तो जो आपका एडेनिन थाइमिन है ना, थाइमिन के जगह यहाँ यूरेसिल हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। आरएनए में क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। तो ऑप्शन से पूछ देता है इनमें से कौन डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार नहीं है, तो यूरेसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यूरेसिल जो है आरएनए का है। ठीक है। तो जो देखिएगा यहाँ आरएनए और डीएनए में एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड है और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें भी एडेनिन यूरेसिल में डबल बॉन्ड, थाइमिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। यहाँ ग्वानिन साइटोसिन हो जाएगा, गलत लिखा है, ग्वानिन साइटोसिन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा जो ये आपका जो बंधन है, ये जो आपका बॉन्ड कहलाता है, जो आपका क्या है, डबल बॉन्ड है ना, ये जो बंधन कहलाता है हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। हाइड्रोजन बंधन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। ठीक है। तो जो एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, और जो ये बंधन है, बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए में क्या अंतर होता है? इसमें यूरेसिल होता है, एडेनिन यूरेसिल डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें भी आपका क्या होता है? तो हाइड्रोजन बंधन होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि यह पूरा प्रक्रिया है। अब देखिए कुछ गुणसूत्र है, जैसे कि मच्छर में 6 गो हो गया, मच्छर में 6 गो क्रोमोसोम हो गया। उसके बाद देखिए मक्खी में 12 गो हो गया, मटर में 14 गो हो गया, प्याज में 16 गो हो गया। यानी कि मच्छर में 6 गो, मक्खी में 12 गो, मटर में 14 गो, प्याज में 16 गो, मक्का में कितना हो गया? 20 गो, टमाटर में 24 गो, मेढक में 26 गो, बिल्ली में 38 गो, कुत्ता में 78 गो, घोड़ा में तो 68 गो, और सबसे अधिक किस्म होता है ट्रेडोफाइटा में 1300 से 1600 होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका कोशिका विभाजन यानी कि गुणसूत्र, ये दोनों था टॉपिक। कैसा लगा थोड़ा बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।